हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में वी विल कवर द सब्जेक्ट ऑफ पीएसएम, जो प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का चैप्टर है, ये हम लोग देखेंगे। एंड इसमें जो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी पोर्शन स्टार्ट करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, states and process in specified population, including the study of determinants of influencing such process and the application of this knowledge to control the relevant health problems. It is called epidemiology. Uses क्या होता है? तो मॉरिस ने आइडेंटिफाई किया 7 डिस्टिंक्ट यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। 5 जो है उसमें से विच एक्सटेंड द एपिडेमियोलॉजी बियॉन्ड द सर्च ऑफ द कॉज एंड ऑफ द डिजीज़ एंड ब्रिंग इट क्लोजर टू डे जो कंसर्न है ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो देखते हैं जो 7 डिस्टिंक्ट यूजेस हैं। पहला यूज़ है टू स्टडी हिस्टोरिकली द राइज एंड फॉल ऑफ डिजीज़ इन द पॉपुलेशन। उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपिडेमिक्स लाइक स्मॉल पॉक्स, लिजियोनेरियस डिजीज़, लासा वायरस, एड्स, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, एक्सीडेंट्स, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, ये सब आते हैं। कम्युनिटी डायग्नोसिस में द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन अ कम्युनिटी इन फॉर्म ऑफ मॉर्बिडिटी रेट्स एंड रेशियो एंड मोर्टेलिटी रेट्स एंड रेशियो एंड देयर कोरिलेशंस, ये आएगा। प्लानिंग एंड इवोल्यूशन, प्लानिंग फॉर medical care facility like hospital beds and manpower, and planning for preventive services facility like screening programs हैं, immunization campaigns हैं, sanitary services हैं, and research, ये सारी की प्लानिंग करना। evaluation में to find out the whether measures undertaken are effective in reducing the frequency of the disease or not, and evaluation of identification individuals risk and chances, तो risk of bearing child having some hereditary disorders, and risk assessment of smokers and non-smokers for selected causes of death like cancer and coronary heart disease. Syndrome identification, तो differentiation of the gastric and duodenal ulcers in the peptic ulcer disease, and distinct syndrome of essential hypertension. Completing the natural history of disease, so recognition of atherosclerosis in about 1/3 and 2/3 of all the deaths due to ischemic heart disease. Searching for the cause and risk factor of the diseases like रूबेला जो है कंजेनिटल डिफेक्ट कराता है न्यूबॉर्न में, थैलेडोमाइड जो टेरेटोजेनिसिटी का कॉस्ट है, सिगरेट स्मोकिंग है इज ऑफ लंग कैंसर एंड एक्सपोजर ऑफ प्रीमेच्योर बेबीज टू रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया, दीज ऑल are touching the cause and the risk factor of the disease. Epidemiological triad क्या होता है? तो in response to the limitations of germ theory of disease, this broader concept of disease causation that synthesize the basic factor of the agent, host and environment. तो इसको epidemiological triad बोलते हैं। एक साइड environment है, agent है and host है। concept of causation इसी से आता है। एजेंट फैक्टर है फॉर इन्फेक्शियस डिजीज, एजेंट कैन बी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगाई, मोल्ड्स। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में लाइक केमिकल्स हैं, फूड से निकले, टोबैको स्मोक, सॉल्वेंट्स, रेडिएशन, हीट, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी एंड पॉइजन्स हो सकते हैं। फिर होस्ट फैक्टर जो है, होस्ट फैक्टर में लेवल ऑफ इम्यूनिटी, जेनेटिक मेकअप, लेवल ऑफ एक्सपोजर, स्टेट ऑफ हेल्थ एंड ओवरऑल फिटनेस ऑफ द पेशेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, social aspect, cultural and physical aspects are there. नेक्स्ट जो है डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, डिजीज़ फ्रीक्वेंसी जो एपिडेमियोलॉजी में होता है उसका देखते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। एक तो स्टडी ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी है, स्टडी ऑफ डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स है। डिस्ट्रीब्यूशन के को डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स वाले के लिए उनकी स्टडी को एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी भी बोलते हैं। स्टार्ट फ्रॉम दी स्टडी ऑफ डिजीज़ फ्रीक्वेंसी, जो डिजीज़ फ्रीक्वेंसी है जो एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट इज़ द मेजरमेंट ऑफ मॉर्टेलिटी। इसके लिए कई इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट इज़ क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट होता है
number of death during the year upon mid-year population in 200. एडवांटेज ये है कि भाई इसका सिंपलेस्ट मेजर है ऑफ द मॉडलिटी। लिमिटेशन में ये आएगा कि दे लैक कंपेरेबिलिटी फॉर कम्युनिटीज़ विथ पॉपुलेशन दैट डिफर्स बाई एज, सेक्स एंड रेस में डिफरेंट है, तो कंपेरेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। फिर होता है स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट कैन बी कॉज स्पेसिफिक और डिजीज स्पेसिफिक एंड ग्रुप स्पेसिफिक। तो कॉज स्पेसिफिक हो गया मतलब टीबी से डेथ हो रहा है, कैंसर से, एक्सीडेंट से, ये सब। और ग्रुप स्पेसिफिक मतलब एज स्पेसिफिक, सेक्स स्पेसिफिक एंड और एज एंड सेक्स बोथ स्पेसिफिक। पॉजिटिव क्या है कि यूज्ड व्हेन एनालिसिस इज प्लान्ड टू थ्रो द लाइट ऑन द ईडियोलॉजी। निगेटिव इसका ये है एडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि ऑप्टेंड मेनली इन दी कंट्रीज where a satisfactory civil registration system operates and in which a high proportion of death is certified medically. Then there is case fatality rate. Case fatality rate है CFR। तो CFR जो है total number of death due to a disease upon total number of cases due to the same disease, इसको बोलते हैं केस फैटलिटी रेट। एडवांटेज ये है इट इज़ अ सिंपल रेशियो ऑफ डेथ ऑफ द केसेस क्लोजली रिलेटेड टू द विरुलेंस, यूजफुल इन एक्यूट इन्फेक्शन एंड डिजीजेज लाइक फूड पॉइजनिंग, कॉलरा एंड मीजल्स। केस फैटलिटी रेट इंपॉर्टेंट रहती है। डिसएडवांटेज ये है कि भाई टाइम इंटरवल इज़ नॉट स्पेसिफिक एंड लिमिटेड यूजफुलनेस इन क्रोनिक डिजीजेज में, एंड CFR फॉर दी सम डिजीजेज में वेरी इन डिफरेंट एपिडेमिक्स। लाइक कोविड में जो डेल्टा वायरस था वर्सेस ओमिक्रॉन वायरस, अलग अलग केस फैटलिटी रेट थी सेम डिजीज़ की। देन प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो। तो जो PMR होता है नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज़ और इन स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन टोटल डेथ में से पर्टिकुलर एज में या फिर पर्टिकुलर डिजीज़ से कितना डेथ हो रहा है उसको प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेशियो बोलते हैं। कैन बी यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन डेटा इज़ अनअवेलेबल। पॉपुलेशन डेटा नहीं है तो ये ऐसा क्या कि केवल डेटा है तब ये कर लिए, एंड डज नॉट इंडिकेट द रिस्क ऑफ मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्टिंग और डाइंग फ्रॉम दैट डिजीज। सर्वाइवल रेट stands for total number of patient alive after 5 years upon total number of diagnosed or treated patient in 200. It is used as a yardstick for assessment of standard of care. एंड नेगेटिव जो है इसमें ये है कि फॉलोअप चाहिए, एटलीस्ट 5 साल का देख रहे हैं तो 5 साल तक का फॉलो चाहिए। फिर एडजस्टेड स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स हैं, तो दीज आर एडजस्टेड फॉर एज, सेक्स, रेस, जो है पैरिटी, ये सब के लिए एडजस्टेड रेट्स देखते हैं। तो इट रिमूव द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑन कंपेरिजन बिटवीन पॉपुलेशन, बट इट रिक्वायर्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक चाहिए इसके लिए। तो दीज आर द मेजर्स ऑफ मॉर्टेलिटी। अब आते हैं मेजर्स ऑफ मॉर्बिडिटी देखने के लिए। तो सबसे पहला इज इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट क्या है? नंबर ऑफ न्यू केसेस of a specific disease during a given time period upon population at risk during that period is 200. And as a health status indicator, it is useful for taking action to control the disease or for research into the etiology, pathogenesis, disease distribution, and efficacy of preventive measures and therapeutic measures. It includes only the new cases. एंड प्रिवेंशन रेट क्या है? प्रिवेंशन रेट में पॉइंट प्रिवेंशन होता है नंबर ऑफ ऑल रिकरेंट केसेस ओल्ड प्लस न्यू ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपॉन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इन 200. पीरियड जो है प्रपोर्शन रेट, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ओल्ड प्लस न्यू of a specific disease during a given period of time interval upon estimated mid-interval population at risk is 200. And it helps to estimate the magnitude of health disease problems in the community, and not the ideal measure. It is not the ideal measure to study the disease etiology and causation.
जो प्रीवेलेंस होता है, प्रीवेलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस इनटू ड्यूरेशन, ये इसका फॉर्मूला है। एंड कमिंग टू द एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स में डेफिनेशन देखें तो एपी मीन्स होता है अपॉन, डेमोस माने पीपल। तो द अकरेंस इन अ कम्युनिटी और रीजन ऑफ द केस ऑफ एन इलनेस स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी, इसको बोलते हैं एपिडेमिक आ गया। अकरेंस इन अ कम्युनिटी में होना चाहिए या रीजन में ऑफ एन इलनेस और स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर और अदर हेल्थ रिलेटेड इवेंट, कोई भी इवेंट हो क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी इज कॉल्ड एज एपिडेमिक। इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक क्या होता है, कैसे होता है? पहले तो ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेट करके हो रहे हैं। तो फर्स्ट इज टू डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एपिडेमिक और आउटब्रेक एंड इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सेकेंड इज टू डिटरमाइन द पर्टिकुलर्स like candidate responsible for occurrence of epidemic, factors responsible for occurrence of the epidemic. Third, to determine measures necessary to control the epidemics by identifying cause, source and modes of transmission, and to make recommendations to prevent the recurrence of that epidemic. ये इसका ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टिगेट करने का एपिडेमिक का। कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, देयर आर सेवरल स्टेप्स। फर्स्ट जो है वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, क्लिनिकल एग्जांपल ऑफ सैंपल ऑफ केसेस करा जाएगा। लैब इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस किया जाएगा। डायग्नोसिस कंफर्म हो गए तो फिर वेरीफाई हो गए तो कंफर्म करेंगे द एग्जिस्टेंस ऑफ एपिडेमिक by comparing the disease frequency during the same period for previous year, कि नॉर्मल से एक्सेस में है कि नहीं। एपिडेमिक भी डिफाइन हो गया, तब पॉपुलेशन एट रिस्क जो है डिफाइन करते हैं, ऑब्टेनिंग द मैप ऑफ एरिया एंड काउंटिंग द पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन दैट एरिया। देन रैपिड सर्च करते हैं फॉर ऑल केसेस एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें मेडिकल सर्वे, एपिडेमियोलॉजिकल केस शीट्स, सर्चिंग फॉर मोर केसेस सब बनाएंगे। फिर डेटा एनालिसिस, एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, टूल ऑफ एनालिसिस है। एपिडेमियोलॉजिकल पैरामीटर्स में टाइम है, एपिडेमिक कर्व बनाया रहा है, प्लेस जो है स्पॉट मैप यूज़ करते हैं उसके लिए, एंड पर्सन डिसाइड करने के लिए अटैक रेट या केस फर्टिलिटी रेट देखते हैं। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस जो होती है इज इन टर्म ऑफ पॉसिबल सोर्स, causative agents, possible mode of spread and environmental factors which enable the epidemic. टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। हाइपोथेसिस जो टेस्ट करते हैं बाय कंपेयरिंग दी अटैक रेट इन वेरियस ग्रुप्स फॉर दोज एक्सपोज्ड एंड दोज नॉट एक्सपोज्ड टू ईच सस्पेक्टेड फैक्टर्स। Evaluation of ecological factors by investigating the circumstances involved, like sanitary status of eating establishment, further investigation of people at risk, and to classify all members as to a specific potential vehicle whether ill or not। लिखते राइटिंग ऑफ रिपोर्ट, तो फाइनल जो रिपोर्ट है कंटेनिंग वेरियस सेक्शंस कंटेंट, ये रिपोर्ट सबमिट कर होता है। देन एनालिटिकल स्टडीज टू कंपेयर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। एनालिटिकल स्टडीज़ में एक होता है अपना केस कंट्रोल स्टडी और एक होता है अपना कोहॉर्ट स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी ये डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरीज अगेंस्ट द टाइम, तो पॉपुलेशन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं केसेस जिसमें पीपल विद डिजीज़ हैं, कंट्रोल पीपल विदाउट डिजीज़, और फिर उनको देखते हैं कि जो केस है ये एक्सपोज थे कि नहीं एंड कंट्रोल से एक्सपोज थे कि नहीं, सर्टेन जो भी हमारा जिस चीज़ का भी इफेक्ट देख रहा है। तो इस केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी में टाइम एंड डायरेक्शन साथ में चलता है,
तो पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे, पीपल विदाउट डिजीज़ रहेगा, उसमें देखेंगे कि एक्सपोज थे, एक्सपोज है कुछ, इसमें कुछ नॉट एक्सपोज रहेंगे, उसमें फिर बाद में देखेंगे एक्सपोज थे कि डिजीज़ हुई कि नहीं, नॉन एक्सपोज में कितने में डिजीज़ हुई कि नहीं। एंड द पॉसिबल सोर्स ऑफ कंट्रोल इन केस कंट्रोल स्टडीज़, तो हॉस्पिटल में जो है सेम हॉस्पिटल बट डिफरेंट इलनेस, रिलेटिव्स लाइक स्पाउस एंड सिबलिंग्स, नेबर्स है, क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, जनरल पॉपुलेशन है फ्रॉम डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, ये सारे लोग सो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ एंड मेथड, तो टाइप जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की होती है, इट कैन बी ऑब्जर्वेशनल स्टडी और एनालिटिकल स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटल, जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, या फिर इंटरवेंशनल स्टडी है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कैन बी डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, और पॉपुलेशन में इसका इफेक्ट देखते हैं। एनालिटिकल स्टडी जो है इकोलॉजिकल या क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल या प्रिवेलेंस स्टडी है, केस कंट्रोल या केस रेफरेंस स्टडी है, एंड कोहर्ट और फॉलोअप स्टडी है। और ये सारे के जो यूनिट है ये इंडिविजुअल पेज को देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल या फिर इंटरवेंशन स्टडी भी बोलते हैं इसको, तो दीज आर लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स एंड RCT, फील्ड ट्रायल्स एंड कम्युनिटी ट्रायल्स। तो RCT में जो है क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट्स यूनिट होते हैं, फील्ड ट्रायल में हेल्दी पॉपुलेशन यूनिट होती है, एंड कम्युनिटी ट्रायल में कम्युनिटी यूनिट होती है। देखते हैं कोहर्ट स्टडी के बारे में। कोहर्ट स्टडी जो है लाइक जो है फ्रेमवर्क कैसे तैयार किया जाता है कोहर्ट स्टडी का, लाइक डायबिटीज़ मेलिटस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का कर रहे हैं। तो कोहर्ट में 2 कोहर्ट बनाएंगे, एक एक्सपोजर टू प्यूटेटिव ईटियोलॉजिकल एजेंट एंड नॉन एक्सपोजर टू ईटियोलॉजिकल एजेंट। डिजीज़ देखेंगे तो एक्सपोजर के साथ डिजीज़ हुआ A में, डिजीज़ नहीं हुआ B में, और पेशेंट नॉट एक्सपोज था, डिजीज़ हुआ C में, डिजीज़ नहीं हुआ D में। और टोटल जो है स्टडी कोहॉर्ट A+B हो जाएगा, कंट्रोल कोहॉर्ट C+D हो जाएगा। स्टेप्स कैसे करेंगे इसको ऑफ कंडक्टिंग द स्टडी, तो स्टडी कंडक्टिंग कोहॉर्ट स्टडी का है सिलेक्शन ऑफ स्टडी सब्जेक्ट फ्रॉम इधर जनरल पॉपुलेशन और स्पेसिफिक ग्रुप एंड ऑब्टेनिंग डेटा ऑन एक्सपोजर। तो डेटा ऑफ एक्सपोजर हमको मिलेगा फ्रॉम कोहर्ट मेंबर डायरेक्टली, और रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड देख के, मेडिकल एग्जामिनेशन या स्पेशल टेस्ट देख के, एनवायरमेंटल सर्वे देख के। सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप कैसे करेंगे, फ्रॉम इंटरनल कंपैरिजंस करेंगे, एक्सटर्नल कंपैरिजंस, या फिर कंपैरिजन विथ जनरल पॉपुलेशन। फॉलोअप में द प्रोसीजर ऑफ द फॉलोअप कैन बी पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन of each member of the cohort and reviewing physician and hospital records, routine surveillance of death records, and annual mailed questionnaire or telephone calls on periodic home visits। इन सब के थ्रू फॉलो अप करते हैं। एनालिसिस डेटा आर enlarged in terms of incidence rate of outcome among the exposed and non-exposed, and estimation of risk like relative risk and attributable risk। ये देखते हैं attributable risk और relatable risk, इसमें क्या अंतर होता है। तो जो relative risk है, it is the incidence of disease or death among exposed with respect to non-exposed। ये attributable risk होता है, तो disease of इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ इन एक्सपोज में से माइनस करते हैं डिजीज़ ऑफ डिजीज़ इन दी डिजीज रेट इन नॉन एक्सपोज, डिवाइड बाय द इंसिडेंस रेट, डिवाइडेड बाय द इंसिडेंस रेट ऑफ एक्सपोज्ड। ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क है। और रिलेटिव रिस्क जो है, इट इज़ अ बेटर इंडेक्स
then attributable risk for assessing the etiological role of the factor. It is directly proportional to the association between cause and effect. But जो attributable risk है, it does reflect the potential public health importance better, and it gives a better idea than a relative risk of the impact of successful preventive or public health population program. रिस्क असेसमेंट ऑफ स्मोकिंग, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लंग कैंसर है या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, इसका देखेंगे तो डेथ रेट पर 100 देखें, स्मोकर में लंग 100 जो है लंग कैंसर को 0.89 रहा, नॉन स्मोकर में 0.07 है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का स्मोकर में 4.87 हो गया, नॉन स्मोकर में 4.22 है। तो रिलेटिव रिस्क जो है देखेंगे तो एक्सपोज अपॉन नॉन एक्सपोज का तो इट इज़ 12.86 आएगा, एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो है 9.2% रहेगा, जबकि कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में रिलेटिव रिस्क इज 1.13 एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क जो है ये 13.3 आएगा। तो दिस इज द difference. Use of control study in the epidemiology. The cohort studies are indicated when there is a good evidence of an association between exposure and disease as derived from the clinical observation, supported by other epidemiological methods like descriptive studies or case control studies. एंड एक्सपोजर जो है इट इज़ रेयर, बट द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ जो है इट इज़ हाई अमंग द एक्सपोज्ड। तो करेंगे कोड स्टडी, पहले से एविडेंस है एंड एक्सपोजर इज़ रेयर लेकिन इंसिडेंस ऑफ ये हाई है, लाइक एक्सपोजर टू इंडस्ट्रीज या एक्सपोजर टू एक्सरे, इसमें ज़्यादा सही रहता है। फिर एट्रिशन ऑफ स्टडी पॉपुलेशन कैन बी मिनिमाइज्ड, follow-up जो है is easy, and cohort is stable, cooperative and easily accessible. Ample funds are available, तो ये कर सकते हैं। Advantages क्या है? केस कंट्रोल स्टडी का एज कम्पेयर टू द कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी है इट इज़ रिलेटिवली ईजी होती है टू कैरी आउट, रैपिड है, पैसा कम लगता है, रिक्वायर्स कंपेरेटिवली फ्यू सब्जेक्ट्स एंड पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर इन्वेस्टिगेट रेयर डिजीज़ के लिए सही रहता है। नो रिस्क टू सब्जेक्ट, अलाउ द स्टडी ऑफ सेवरल डिफरेंट etiological फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, दिस फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड, एंड नो अट्रीशन प्रॉब्लम एंड एथिकल प्रॉब्लम्स जो हैं दे आर मिनिमल। केस कंट्रोल स्टडी then describe the type of epidemiological study you will plan to determine the prevalence of health risk of coronary heart disease in urban adults. तो health risk prevention of risk factor of determine the prevalence of risk factor of coronary heart disease in urban adult, ये देखने के लिए अगर हम कोई epidemiological स्टडी को डिज़ाइन करना पड़े तो केस क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिवेलेंस स्टडी हम लोग देखेंगे। इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिंगल एग्जामिनेशन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, and the result of this can be projected onto the whole population provided the sampling has been done correctly, and it is more useful for chronic diseases like chronic heart disease and hypertension. Such a study tells about the distribution of a disease in population rather than its etiology or natural history and incidence rate. And in the study of prevalence of coronary heart disease, we can also collect data during the survey about the age, sex, exercise, weight, salt intake and other variables of interest.
and then we can determine how prevalence of coronary heart disease is related to certain variables simultaneously measured. तो ये हो गया हम लोगों का एपिडेमियोलॉजिकल पार्ट. अब आते हैं न्यूट्रिशनल डिजीज एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें. तो फर्स्ट इज दी डाइटरी गोल्स ऑफ WHO एक्सपर्ट कमेटी. तो WHO की एक्सपर्ट कमेटी ने एक प्रूडेंट डाइट रिकमेंडेशन दिया है. प्रूडेंट या आइडियल डाइट इन अ नॉर्मल पर्सन विच कॉन्स्टिट्यूट डाइटरी फैट इनटेक ऑफ 12 to 30% of total daily intake and saturated fat of less than 10% of the total energy intake, and saturated vegetable oil for removing the fat requirement. Avoid refined carbohydrate excessive consumption, and take some amount of carbohydrate rich in natural fibers. And जो रिस्ट्रिक्ट करना है सोर्स रिच इन एनर्जी लाइक फैट्स एंड अल्कोहल, सब रिस्ट्रिक्ट करना है. सॉल्ट इनटेक शुड बी रिड्यूस्ड, लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए. और ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया में लेस देन 15 तक जा सकता है, लेस देन 15 ग्राम पर डेसीलीटर हो. प्रोटीन्स जो है ये 10 से 15% ऑफ डेली इनटेक लेना है. Junk food should be reduced like colas, ketchups, and other food that supply empty calories. जो है they should be reduced. And these are the prudent diet recommendations. Then next is discuss the major nutritional diseases in India. तो nutritional disease में जो low birth weight है, low birth weight is less than 2.5 किलो का बच्चा अगर है तो अकॉर्डिंग टू द रैपिड सर्वे रिपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन, लो बर्थ वेट इज डेवलपिंग कंट्रीज इज 4% के अराउंड, एंड इंडिया में इट इज़ एज हाई एज 18.6%. नेक्स्ट इज अंडर न्यूट्रिशन. अंडर न्यूट्रिशन में NFHS 5 डेटा के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स आर इन्वेस्टिगेशन. अंडर न्यूट्रिशन है लाइक स्टंटिंग इज अराउंड 35%, अंडर वेट इज अराउंड 32%, एंड वेस्टिंग इज अराउंड 19%. देन सीरोफ्थेल्मिया जो ocular manifestations है of vitamin A deficiency, most common in children of 1 to 3 years. Nutritional anemia as per the WHO definition, a condition in which hemoglobin content of the blood is lower than normal as a result of a deficiency of one or more essential nutrients, regardless of the cause of such deficiencies. It is called as nutritional anemia. In iodine deficiency disorder, तो स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स हैं ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. एंड एंडेमिक फ्लोरोसिस, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फ्लोरीन जो है अगर 3 से 5 मिलीग्राम पर लीटर तक फ्लोरीन है एंडेमिक फ्लोरोसिस हो जाएगी. लेथारिज्म है लाइक न्यूरोलेथारिज्म एंड ऑस्टियोलेथारिज्म. न्यूट्रिशनल फैक्टर्स इन सम सेलेक्टेड डिजीजेस लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज and type 2 diabetes mellitus, obesity, cancer में भी nutrition factors हैं involved, nutritional factors. Then how dietary factors may induce the cardiovascular health in the influence the cardiovascular health in the adult. तो देखते हैं कैसे करता है हार्ट में. तो फैट जो होते हैं जिसमें दे आर लाइपोप्रोटीन्स लाइक low density lipoprotein LDL, low density lipoprotein VLDL, and high density lipoprotein HDL. जो LDL होता है dominated by cholesterol and it accumulates the cholesterol in tissue cells and atherosclerosis होता है, उसकी वजह से coronary heart disease के चांस बढ़ जाते हैं. VLDL जो है ये dominated by triglycerides है, and increased triglyceride level act as a significant independent risk factor of the coronary heart disease. एंड जो HDL है, HDL रिमूव्स दी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम सेल्स एंड इट प्रोटेक्ट, उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ऑन दी कोरोनरी हार्ट डिजीज. देन देयर इज फैटी एसिड्स. फैटी एसिड क्या है?
फैटी एसिड में देयर आर सम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड देयर आर सम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें देयर आर C12 फैटी एसिड, C14 फैटी एसिड, C16 फैटी एसिड्स। तो C12, C14, C16 फैटी एसिड है, तो उसमें लार्जर, कुछ का लार्जर इफेक्ट है एंड कुछ का स्मॉलर इफेक्ट है ऑन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। स्टीयरिक एसिड है और फैटी एसिड विद लेस देन 12 कार्बन आइटम्स जो हैं इनका, ये भी सैचुरेटेड एसिड है बट दे हैव स्मॉलर इफेक्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड दे इंक्रीज इन द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। अनसैचुरेटेड एसिड है उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, ट्रांस फैटी एसिड होते हैं। ट्रांस जो एथेरोजेनिक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कराते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज बढ़ जाएगा। एंड जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं लाइक लिनोइक एसिड एंड एर्किडोनिक एसिड, दे इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रिवेंट द इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बस फॉर्मेशन। और ये दे आर इनहिबिटरी टू द कोरोनरी हार्ट डिजीज, प्रिवेंट करते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज से। दे आर यूजफुल, बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। Then stunting refers to the pediatric nutrition failure to achieve the expected height and length as compared to the healthy, well-nourished children of the same age. It is called as stunting. Height for length नहीं है as compared to the healthy, well-nourished children of the same age, उसको standard child बोलेंगे। द स्टैंडर्ड चाइल्ड का जो है वेट फॉर एज होता है, हाइट फॉर एज जो होता है, हाइट फॉर एज इज लेस देन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। जो जेड स्कोर बनेगा लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, बिलो द मीडियन फॉर WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ an indicator of एक तो past growth failure and linear growth retardation that results from the failure to receive adequate nutrition over long period of time or recurrent infection। फिर causes में chronic insufficient nutrient intake, तो chronic insufficient nutrient intake है, frequent infection है, sustained inappropriate feeding practices and poverty है। These are some causes। And carbohydrate, the consumption of the complex carbohydrate decreases the risk of coronary heart disease, and increase in the vegetable consumption and decrease in the serum cholesterol level, and increase in the fiber intake, and that decreases the risk of coronary heart disease। एंड सॉल्ट, इंक्रीज डाइटरी सोडियम जो है इट इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ हाइपरटेंशन। ये 6 कंपोनेंट हो गए अपने डाइट के, उनका इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो आता है स्टंटिंग, ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड जो है डिफिनीशन वाइज दे आर दी जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट अडॉप्ट अ सैचुरेटेड फैटी एसिड लाइक कॉन्फ़िगरेशन। एंड पूफा जो है इसका पार्शियल हाइड्रोक्सीनेशन करते हैं तो TFA बनता है। मेजर सोर्स क्या होते हैं ट्रांस फैटी एसिड का? तो डीप फ्राइड फास्ट फूड, केक मिक्सेस एंड सीरियल्स एंड एनर्जी बार्स and chips and crackers and whipped toppings and packaged cookies जो होते हैं, packaged candies, donuts and pies, packaged cakes, ये सब जो है ये सारे ट्रांस फैटी एसिड का रहता है इन पे। सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक हेल्थ व्यू पॉइंट, तो दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और दे आर very palatable for children, but they also increases the LDL
and they decreases the HDL, and they are even more atherogenic than the saturated fatty acid. They increase the risk of coronary heart disease. Biologically complete protein. The protein is said to be biologically complete if it contains all the essential amino acids in amount corresponding to the human needs. Some 20 amino acids are stated to be needed by the human body, of which 9 are called essential because the body cannot synthesize them in amount corresponding to its need, and therefore they must be obtained for dietary sources. उसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलनिन, थ्रियोनिन, दे वेलिन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन, दे ऑल आर दी इसेंशियल अमीनो एसिड्स. 20 में से इसेंशियल है क्योंकि ये बॉडी में सप्लाई नहीं बनते हैं. एंड एग प्रोटीन जो होती है दे आर कंसिडर दी बेस्ट अमंग द फूड प्रोटीन बिकॉज ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एंड इंक्रीज डाइजेस्टिबिलिटी. एंड इसलिए यूज़ इन दी न्यूट्रिशनल स्टडी इसको एग को रेफरेंस प्रोटीन की तरह बोला जाता है. हाउ डू वेजिटेबल प्रोटीन कंपेयर टू दी एनिमल प्रोटीन? तो द क्वालिटी ऑफ डाइटरी प्रोटीन जो है इज़ क्लोजली रिलेटेड टू दी its pattern of amino acid. From the nutritional standpoint, animal proteins are rated superior to vegetable proteins because they are biologically complete. Animal proteins have pattern of amino acids considered most suitable for humans, like egg and milk. Both differ in protein content also. एनिमल प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन अगर देखें पर ग्राम ऑफ फूड तो इट इज़ हाईएस्ट इन मीट विच इज़ 18 से 26 तक रहेगा, फॉलोड बाय दी फिश 15 से 23, फिर एग में रहेगा 13 और मिल्क में सबसे कम 3.2 to 4.3 रहेगा. जबकि कंपेयर करेंगे इसको वेजिटेबल सोर्स से तो वेजिटेबल सोर्स का हाईएस्ट जो है ये आता है सोयाबीन में अराउंड 43.2, फॉलोड बाय पल्सेस 21 to 28, एंड देन दे आर सीरियल्स 6 से 13, एंड नट्स है 4.2 2.9, वेजिटेबल्स 1 to 4, फ्रूट्स में प्रोटीन सबसे कम रहता है 1 to 3. दो पुअर इन essential amino acids in developing countries like India, cereals and pulses are the main source of dietary protein because they are cheap, easily available and consumed in the bulk. Function of protein. Protein are needed in the body especially in the infant and young child में at repair and maintenance of the body tissue and maintenance of osmotic pressure, synthesis of certain substances like antibodies and plasma proteins, hemoglobin, enzymes, hormones, coagulation factors. So they are related to the immune mechanism of the body. In protein allergy malnutrition, there is a reduction in the cell-mediated immune response and bactericidal activity of leukocytes. They can also supply energy when the caloric intake is inadequate. जैसे 4 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड कर सकता है प्रोटीन जब कैटाबोलाइज होगा तो. एंड सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन होता है व्हेन more than 2 of the vegetarian food are eaten together. Their protein supplements one another, and protein provides a protein comparable to the animal protein in respect of essential amino acid. Like दाल चावल जो खाते हैं तो दाल चावल में जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स कंटेन्स लाइसिन एंड थ्रियोनिन एंड पल्सेस कंटेन मिथियोनिन. तो जब दोनों मिल जाएंगे तो अपने को सारी एसेंशियल अमीनो एसिड कवर हो जाएगा. पल्स में मिथियोनिन होगा, लाइसिन थ्रियोनिन सीरियल्स होगा.
देन कमिंग टू द मिल्क, तो ह्यूमन मिल्क और एनिमल मिल्क में कंपेरिजन पूछा जाता है। तो अगर प्रोटीन कंटेंट देखें, ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ फूड, तो ह्यूमन मिल्क में कम होता है, 3.5 होता है, और एनिमल में मोर देन 3 टाइम्स होता है ह्यूमन मिल्क का। फैट कंटेंट का परसेंटेज है वो 3.4% है, मोर देन 2 टाइम्स एनिमल मिल्क में है। जो पूफा कंटेंट है लाइक ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, इट इज़ हायर इन दी ह्यूमन मिल्क। एंड लैक्टोज जो है ग्राम पर 100 ग्राम देखेंगे, लैक्टोज इज़ हायर इन ह्यूमन मिल्क। मिनरल जो है, मिनरल 0.1% जो है ग्राम पर 100 ग्राम होता है, 8 टाइम्स हाई होता है एनिमल मिल्क में। एंड जो वाटर है, वाटर जो है सबसे ज़्यादा रहता है इसमें ह्यूमन मिल्क में, तभी थर्स्ट सेटिस्फाई करता है बेबी की। एनिमल मिल्क में वाटर कंटेंट कम रहेगा। एनर्जी जो है, एनर्जी से ज़्यादा एनिमल मिल्क में रहती है, ह्यूमन मिल्क में एनर्जी कम रहेगी। वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो एनर्जी ऑब्वियसली कम रहेगी। सोर्स ह्यूमन मिल्क का लैक्टेटिंग मदर, एनिमल मिल्क का गोट, काऊ, बफेलो, याक, ये सब चीज़ें हो गई। एंड इफ़ेक्ट, मेन इफ़ेक्ट है इज टू सेटिस्फाई द बेबी एंड रिलीव द थर्स्ट। एंड एनिमल मिल्क का कैलोरीफिक जो है इफेक्ट होता है। मिल्क जो है ये डिफिशिएंट होता है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन और विटामिन सी नहीं होता है मिल्क में। देन आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डिफिशियंसी refers to all the effect in the iodine deficiency on human growth and development, which can be prevented by the correction of iodine deficiency. स्पेक्ट्रम क्या है, इन अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सीवियरिटी, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी सिंपल ग्वाइटर, तो ग्वाइटर भी ग्रेड 1, 2, 3 या मल्टीपल ग्वाइटर हो सकता है। फिर हाइपोथायराइडिज्म, वेरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल साइंस डिपेंडिंग ऑन दी एज, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी, हाइपोथायराइडिज्म मिलेगा। देन सब नॉर्मल इंटेलिजेंस, तो डिलेड मोटर माइलस्टोन, मेंटल डिफिशियंसी, हियरिंग डिफेक्ट्स, स्पीच डिफेक्ट, ये सारा चीज़ होता है इन आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर एंड इज ऑफ वेरिएबल सीवियरिटी होगा। फिर स्ट्रैबिस्मस, दैट इज स्क्विंट और निस्टैग्मस हो सकता है अदर यूनिलैटरली और बायलैटरली। स्पास्टिसिटी हो सकता है लाइक इन एक्स्ट्रापिरामिडल न्यूरोमस्कुलर वीकनेस, मसल वीकनेस इसमें आएगी इन लेग, आर्म एंड ट्रंक। एंड स्पास्टिक डाइप्लेजिया हो सकता है, स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है। फिर एंडेमिक क्रिटिनिज्म है, हाइपोथायराइड क्रिटिनिज्म एंड न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म हो सकता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड इंट्रायूट्राइन डेथ, उसमें स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मिसकैरेज हो सकता है। फिर आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम जो गवर्नमेंट चला रही है, it is to reduce iodine deficiency disorders in India, and the objective of program is to survey करना है to assess the magnitude of iodine deficiency disorders in the district and supply of iodized salt in place of the common salt, and resurvey करना है to assess the iodine deficiency disorder and the impact of iodized salt every 5 years in the district। लैब मॉनिटरिंग करना है ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन का, एंड हेल्थ एजुकेशन एंड पब्लिसिटी करानी है। फिर सैलिएंट फीचर क्या है, इसेंशियल कंपोनेंट है कुछ ऑफ प्रोग्राम, तो यूज़ ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट होना चाहिए इन प्लेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस करना है, एंड मैन पावर ट्रेनिंग करनी है, मास कम्युनिकेशन अडॉप्ट करना है। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स अगर देखें आयोडीन डिफिशियंसी प्रोग्राम की, तो 34 स्टेट्स एंड यूटीज हैव एस्टेब्लिश्ड आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल सेल्स इन देयर स्टेट हेल्थ डायरेक्टरेट। सॉल्ट कमिश्नर हैज इशूड लाइसेंस ऑफ टू 824 सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स, आउट ऑफ विच 777 यूनिट्स हैव commenced the production, and these units have annual production capacity of 22 lakhs metric tons,
and banning of the sale of non-iodized salt under the FSSAI 2006 एक्ट है। इसके अलावा to describe the problems of nutritional anemia in India as per the NFHS 5 रिपोर्ट है 2019 से 21 के बीच का ड्यूरेशन में। प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया फीमेल इन जो 15 से 50 साल के बीच में है तो उसमें 57% के अराउंड है, मेल्स में 25% के अराउंड है, एडोलसेंट गर्ल जो है इसमें 72% के अराउंड तक है। सीवियर एनीमिया इन प्री स्कूल चिल्ड्रन इज 2.1% अराउंड, सीवियर एनीमिया इन एडोलसेंट गर्ल इज अराउंड 21%। कॉजेज जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी की वजह से तो इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट है, पुअर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डाइटरी आयरन, एक्सेसिव लॉसेज ऑफ आयरन फ्रॉम बॉडी, पुअर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू फैक्टर्स लाइक मलेरिया एंड हुकवर्म इन्फेस्टेशन, चिल्ड्रन बॉर्न एट क्लोज इंटरवल, ये सारे कॉजेज हैं। फिर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया तो ड्यू टू विटामिन B12 और फोलेट डिफिशियंसी। डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एनीमिया तो उसमें मैटरनल फीटल है, मैटरनल एंड फीटल में मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी जो है ये है रहेगी, इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शंस है एंड इम्पेयरमेंट ऑफ मैक्सिमम वर्क कैपेसिटी है। आयरन कंटेंट एंड इट्स फंक्शन इन द बॉडी देखेंगे तो एडल्ट ह्यूमन बॉडी टोटल आयरन कंटेंट देखें तो 3 to 4 ग्राम पर आयरन है, 6 to 70% एंड 30 to 40%। 60 to 70% जो है सर्कुलेटरी आयरन रहेगा एंड 30 to 40% स्टोरेज आयरन रहता है। तो सर्कुलेटरी आयरन है प्रेजेंट इन ब्लड एंड 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है 3.34 मिलीग्राम आयरन की इक्विवेलेंट रहेगा एंड स्टोरेज आयरन जो होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी में स्टोरेज आयरन प्रेजेंट रहेगा विच इज़ अराउंड 1 to 1.5 ग्राम। देन फंक्शन, सेंट्रल फंक्शन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड सेल रेस्पिरेशन। तो आयरन इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, मसल एक्टिविटी, कैटेकोलामाइन मेटाबॉलिज्म, टी सेल नंबर एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। आयरन जो है इज ए component of hemoglobin, myoglobin, cytochromes, catalase enzymes and certain enzyme complexes. The National Nutritional Anemia Prophylaxis Program, so in order to prevent the nutritional anemia among mothers and children, Government of India has sponsored it during the fourth 5-year plan में। एंड माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया अगर है तो देखते हैं कि हीमोग्लोबिन इफ इट इज़ 10 to 12 ग्राम के बीच में है तो डेली सप्लीमेंट ऑफ आयरन फोलिक एसिड देते हैं टू एट रिस्क ग्रुप्स एंड लेस देन 10 ग्राम रहता है तो PHC को रिफ़र कर देंगे। जो एट रिस्क ग्रुप्स हैं उसमें कौन कौन आती हैं, प्रेग्नेंट मदर आती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन ऑफ 6 months to 60 months, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ऑफ 6 to 10 years एंड एडोलेसेंट्स, दे ऑल विल कम इन द एट रिस्क ग्रुप। तो जो फेरस सल्फेट होता है वो देते हैं साथ में फॉलिक एसिड। फेरस सल्फेट में देयर इज़ आयरन 1/3 रहता है आयरन इसमें, और फेरस सल्फेट 300 मिलीग्राम का है तो आयरन 100 मिलीग्राम आयरन रहेगा, उसमें 0.5 फॉलिक एसिड मिलीग्राम फॉलिक एसिड रहेगा फॉर 2 to 3 month ड्यूरेशन प्रेगनेंसी में। लैक्टेटिंग में भी सेम रहेगा। चिल्ड्रन जो 6 से 60 साल के हैं तो ये 1/5 कर देंगे और 60 मिलीग्राम का FeSO4 होगा, फेरस सल्फेट तो 20 मिलीग्राम आयरन रहेगा उसमें, और ये 1/5 करेंगे तो 0.1 मिलीग्राम रह जाएगा। 100 days तक देते हैं बच्चों को। लिक्विड फॉर्मुलेशन का 1 ml का लिक्विड फॉर्मुलेशन आता है उसमें रहेगा। स्कूल कोई चिल्ड्रन है तो उसमें 90 थोड़ा बढ़ा देंगे, इसमें 30 थोड़ा बढ़ा देंगे तो 90 मिलीग्राम हो जाएगा। 20
ये 30 मिलीग्राम रहेगा और ये 0.25 हो जाएगा। फोलिक एसिड ये भी 100 डेज तक चलता है। एंड एडोलेसेंस में भी जो चलाते हैं इट इज़ सेम एज एडल्ट चलाते हैं, कोई इसमें कमी नहीं है। देन नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था एज अ कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट द पब्लिक हेल्थ चैलेंज ऑफ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया प्रेवलेंट अक्रॉस द लाइफ साइकिल अप्रोच था आयरन प्लस। तो उसमें लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेज थे। सबसे पहले प्री स्कूल फेज है, लाइक 6 से 59 मंथ यंग जो चिल्ड्रन है। फिर 5 से 10 साल का स्कूल गोइंग एज, 10 से 19 साल का एडोलेसेंट एज। फिर एडल्ट में प्रेग्नेंट फीमेल एंड लैक्टेटिंग फीमेल एंड फीमेल इन होल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। पूरा लाइफ साइकिल कवर हो गई। तो जो प्री स्कूल है उसमें 1 ml का IFA सिरप देंगे, वही 20 ml आयरन, 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड है। थ्रू आउट दिस पीरियड देंगे। प्लस डिवॉर्मिंग ऑफ चिल्ड्रन जो 12 महीने के ऊपर के हो गए, 1 साल से ऊपर का बच्चा है, उसको डिवॉर्मिंग भी करते रहेंगे। सर्विस जो है ये इंक्लूजन ऑफ मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड MCP कार्ड बनेगा थ्रू आशा और AN। फिर 5 से 10 साल के जो बच्चे स्कूल गोइंग के तो IFA इनको वीकली देते हैं थ्रू आउट दिस पीरियड। एंड ये इसमें जो सिरप होता है ये बाई वीकली देते हैं, 2 हफ्ते में एक बार। एंड ये जो है इसके पहले हम लोग देख रहे थे नेशनल न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम में, नहीं है कि प्रोफाइलेक्सिस कर रहे थे कि हो ही ना, तो उसके लिए 2 से 3 महीने और 100 दिन ये सब देते थे। अभी 100 दिन और ये सब नहीं करना है, पूरा ही देना है। तो ये बाई वीकली दे रहे थे। और TFA वीकली देते हैं थ्रू आउट द पीरियड। 45 मिलीग्राम आयरन रहता है, 400 माइक्रोग्राम इसमें फोलिक एसिड रहता है। डिवार्मिंग करते हैं बाई एनल, 6 महीने पे डिवार्मिंग करते रहेंगे। एंड इन स्कूल थ्रू टीचर्स सर्विस डिलीवरी करते हैं इसमें। फॉर आउट ऑफ स्कूल आंगनवाड़ी वर्कर्स करते हैं। एडोलेसेंट जो है 10 से 19 साल की, तो उसमें भी TFA बाई वीकली ही चलता है थ्रू आउट द पीरियड। एंड बट डोज बढ़ जाएगी, एडल्ट डोज हो जाएगी 100 मिलीग्राम आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड रहेगा। डिवार्मिंग बाई एनुअली इसमें भी चलता रहेगा और इसमें भी टीचर्स और आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू ही देते हैं। प्रेग्नेंट जो लैक्टेटिंग मदर हैं उसमें जो है 180 डेज़ के लिए यानी 6 महीने के लिए देंगे IFA। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट के सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वॉमिटिंग होती है ऑलरेडी, तो उसको छोड़ के बाकी 6 महीना बचा उसमें 100 मिलीग्राम आयरन और 500 मिलीग्राम फोलिक एसिड देंगे एट 14 से 16 वीक ऑफ जेस्टेशन। एंड रिपीट करेंगे इसको 180 डेज़ के फॉर 180 डेज़ पोस्ट पार्टम ऑल्सो। तो 6 महीना पहले 6 महीना बाद में प्रेगनेंसी के देंगे 1 साल तक। एंड इंक्लूजन ऑफ MCP कार्ड एंड ANC ANM एंड आशा वर्कर को चलेगा। फिर फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो इसमें जो है वीकली देते हैं IFA थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव पीरियड 100 माइक्रोग्राम आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। एंड इसको देते हैं थ्रू फीमेल हेल्थ वर्कर ड्यूरिंग द हाउस विजिट्स फॉर कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरेशन के लिए देते हैं। देन एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, it is launched in 2018 to achieve the envisaged target of 3% reduction in the anemia prevalence every year under the पोषण अभियान। 2018 से शुरू है, इसमें 666 स्ट्रेटजी है, तो 6 टारगेट्स ग्रुप्स हैं, 6 इंटरवेंशन हैं, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं। टारगेट ग्रुप्स हैं तो उसमें एक तो प्री स्कूल चिल्ड्रन है 6 महीने से 5 साल,
चिल्ड्रन है 5 से 9 साल, एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉय हैं 10 से 19 साल, प्रेग्नेंट फीमेल है, लैक्टेटिंग फीमेल है, एंड फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है 15 से 49 साल के लिए। तो ऑल दीज 6 टारगेट ग्रुप हो गए। तो एनीमिया मुक्त भारत में वो IFA सप्लीमेंट करते हैं। प्री स्कूल में वीकली होता है आशा के द्वारा, चिल्ड्रन को भी वीकली देते हैं आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा, एंड एडोलेसेंट में स्कूल टीचर्स के थ्रू देते हैं वीकली। प्रेगनेंसी में 180 डेज़ के लिए दिए, एंड लैक्टेटिव मदर को 180 डेज़ के लिए दिए या पोस्टनेटल पीरियड में, एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एज रिक्वायर्ड बाय दी हाउस विजिट्स। यानी का टारगेट ग्रुप को हो गया इंटरवेंशन। इसके अलावा बाई एनुअल विटामिन A सप्लीमेंटेशन करेंगे और अंडर 5 चिल्ड्रन के लिए। इंटरवेंशन में जो 6 इंटरवेंशन करने हैं, 6 इंटरवेंशन में क्या है भाई, तो उसमें प्रोफाइलेक्टिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करना है, पीरियोडिक डिवॉर्मिंग करना है, इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियरल चेंज करना है, इंक्लूडिंग दी डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, and testing and treatment of anemia using digital method and point of care treatment, mandatory provision for iron folic acid fortified food in public health programs like iron fortified salt, addressing non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है तो उसमें इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन रखना है, नेशनल एनीमिया भारत यूनिट बनी होनी चाहिए, एंड नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो, एंड एडवांस्ड रिसर्च ऑन एनीमिया कंट्रोल है, कन्वर्जेंस विथ अदर मिनिस्ट्री है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, एंड एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड है, एंड डिजिटल पोर्टल वन स्टॉप शॉप फॉर एनीमिया है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हो गई। देन देयर टॉपिक ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन कलेक्शन एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन पार्ट, ये देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है अपना हेल्थ इंफॉर्मेशन डेटा। हेल्थ इंफॉर्मेशन डेटा को प्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। उसी में से एक तरीका है पिक्टोग्राम, यूज ऑफ पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम है दे आर अ पॉपुलर मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा टू मैन इन अ स्टील एंड टू दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑर्थोडॉक्स चार्ट। और पिक्टोग्राम से समझाते हैं, इसमें स्मॉल पिक्चर्स एंड सिम्बल्स यूज़ करते हैं टू प्रेजेंट द डेटा, एंड फ्रैक्शन ऑफ द पिक्चर कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर स्मॉलर देन द वैल्यू ऑफ होल सिम्बल, एंड इन एसेंस पिक्टोग्राम आर ए फॉर्म ऑफ बार चार्ट होता है। जैसे वन डॉक्टर है, वन डॉक्टर पॉपुलेशन पर फिजिशियन देखेंगे तो USSR में देयर आर 270 पॉपुलेशन पे वन डॉक्टर है, USA में 500 पॉपुलेशन पे देश वन डॉक्टर, सिंगापुर में 1100 नंबर पे एक डॉक्टर है, इंडिया पे 3700 पे एक डॉक्टर है, बांग्लादेश पे 9700 में एक डॉक्टर है। इतना अंतर है। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्रिहेंसिव कंपोनेंट्स में कंप्रिहेंसिव हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन एंड इंडिकेटर्स ऑन दी फॉलोइंग सब्जेक्ट। पहला है डेमोग्राफी एंड वाइटल इवेंट्स पे चाहिए, एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स पे इंडिकेटर होने चाहिए, हेल्थ स्टेटस लाइक मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हो, हेल्थ रिसोर्सेज लाइक फैसिलिटीज़, बेड एंड मैन पावर,
utilization and non-utilization of health services like attendance, admission, waiting list, incident indices of outcome of medical care, and financial statistics related to the particular objective like cost and expenditure, and uses of health information system to measure the health status and to quantify people like health problems, medical needs and healthcare needs, ये सब चाहिए for comparison of health status at local level, national level and international level पे health status का comparison करना है, हेल्प हो सकता है। और चाहिए इसका कहाँ हेल्प होगा फॉर हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स, प्रोग्राम की प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है फॉर असेसिंग वेदर हेल्थ सर्विसेज आर accomplishing देयर ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, तो उसको असेस करने में काम आएगा। फॉर असेसिंग दी हेल्थ सिस्टम्स बेनिफिशियरीज एटीट्यूड एंड डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, एंड फॉर रिसर्च इनटू पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स लाइक हेल्थ एंड डिजीज़ में रिसर्च वर्क में चाहिए, दिस कैन बी यूजफुल। सोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द हेल्थ इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से मिलता है, तो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंसस इटसेल्फ एज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस। द टोटल प्रोसेस ऑफ collecting, compiling, publishing demographic, economic and social data pertaining at a specified time or times to all persons in a country or delimited territory. It is called a census. Then the registration of vital events like birth registration, death and fetal death, marriage, divorce, adoption, legitimations, recognitions, annulments and legal separations, इन सबका जो रजिस्ट्रेशन होता है उससे आ सकता है। SRS का सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे, ये बर्थ रेट, डेथ रेट, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट, IMR, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, एडल्ट मोर्टेलिटी रेट, ये सब निकालता है। नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, तो नोटिफाइबल कम्युनिकेटिंग डिजीज़ हैं उसमें, एंड नॉन नोटिफाइंग कम्युनिकेटिंग डिजीज़ हैं। नोटिफाइंग में जो लाइक कैंसर है, कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस हैं एंड मेंटल इलनेसेस हैं, स्ट्रोक्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गया, ये है। नोटिफाइबल कम्युनिकेशन डिजीज़ हैं लाइक कॉलरा, प्लेग, येलो फीवर, लसबोन टाइफस, लैप्सिंग फीवर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, रेबीज़, साल्मोनेलोसिस, ये सारी चीज़ें। हॉस्पिटल रिकॉर्ड provides information on geographical sources of the patient, age distribution of different diseases, sex distribution of different diseases, duration of hospital stay, distribution of diagnosis, association between different diseases, period between disease and hospital administration, distribution of patient according to the different social characteristics or biological characteristics, and cost of hospital care, ये सारे जो है ये हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में। देन डिजीज़ रजिस्टर्स, तो लाइक स्ट्रोक्स, MI, कैंसर, ब्लाइंडनेस, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कंजेनिटल डिफेक्ट्स एंड कंजेनिटल रूबेला, दीज ऑल डिजीज़ रजिस्टर से मिलेगा। रिकॉर्ड लिंकेजेस में फॉर इवेंट्स लाइक बर्थ रिकॉर्ड, marriage, death, hospital admission and discharge, sickness, absentee from work and prophylactic procedures, use of social services हो सकता है। epidemiological surveillance like malaria, TB, epidemiology, leprosy and filariasis में करते हैं epidemiological surveillance। other health services record like MCH centers से, environmental health data like pollution data के through, health manpower statistics like doctors, nurses कितने हैं, population survey like health survey, morbidity survey, and our routine statistical statistics related to the health like demography, non-quantifiable information like health policies and legislations, ये सब हो सकता है। limitations क्या होते हैं,
जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड होता है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड जो उसकी क्या लिमिटेशन होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूट ओनली दी टिप ऑफ आइसबर्ग ओनली एंड सब क्लिनिकल केसेस आर ऑलवेज मिस्ड हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के थ्रू। एडमिशन पॉलिसी में वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। पॉपुलेशन सर्व्ड बाय हॉस्पिटल जो है ये कैन नॉट बी डिफाइंड and hospital statistics provide only a numerator, that is the cases, not the denominator, and hence the poor guide to the estimation of disease frequency in a community. Then critical appraisal of healthcare delivery system. तो अब देखते हैं अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है ऑफ पब्लिक हेल्थ सेक्टर इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया एंड कमेंट ऑन देयर फंक्शनिंग। ये देखते हैं ओ पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, उसके जो कंपोनेंट अगर देखेंगे हम लोग तो दिस प्राइमरी हेल्थ केयर लाइक PHC एंड सब सेंटर्स, हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल सेंटर्स हैं लाइक CHC, रूरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाइक ESI, CGHS, there are other agencies like defense services and railways. There are some key policy shifts that have been proposed under the NFHS 2017 for public health care delivery system in the following areas like clinical care, a preventive, promotive and rehabilitative approach for achieving the comprehensive wellness in the health. Clinical care में assured comprehensive care with linkages to referral hospitals. Drug diagnostics and emergency services इसमें assured free drugs, diagnostics and emergency services to all in public hospitals मिलेंगी. Infrastructure and human resource development, targeted approach है to reach underserved areas with time to care approach. Urban health है उसमें on skill assured intervention and national health programs, और national health programs में integration with health system of programs effectiveness and in turn the contributing to strengthening of the health system for efficiency. Yeah. Describe the private sector health care delivery system in rural areas in India and comment on their functioning. प्राइवेट सेक्टर का जो है इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्राइवेट एजेंसीज लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक्स, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक जनरल प्रैक्टिशनर एंड public private clinics, and there has been a rapid expansion to the number of qualified allopathic physicians. अराउंड जो है एलोपैथिक फिजिशियन पोस्ट इंडिपेंडेंस केवल 50,000 थे। अभी अगर देखेंगे तो 2005 में ये लगभग 6.5 लाख से ज़्यादा हो गए, 50,000 से रैपिडली एक्सपेंड हुए हैं क्वालिफाइड एलोपैथ्स। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो जो है ये 1:1428 है एंड जनरल प्रैक्टिशनर कॉन्स्टिट्यूट 70% ऑफ ऑल। And most of them tends to congregate in the urban areas. Private sector of the healthcare is not organized, and some regulatory bodies regulate some of the functioning and activities of the large body of the private registered medical practitioners like NMC, AIMA, ये सब function. तो in a mixed economy such as India, private practice of medicine provides a large share of the health services available, and they provide mainly curative services, and their services are available to those who can pay. Then what are the shortfalls of the
हेल्थ एंड केयर डिजीज सिस्टम सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल, ये हम लोग लिख सकते हैं अपने से। देन हेल्थ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स, टूल्स, प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। और हेल्थ मैनेजमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक एक्टिविटीज़। हेल्थ प्लानिंग आती है इसमें, दैट डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन। देन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ सेटिंग ऑफ द फ्रेमवर्क और apparatus and making it possible for groups to do the work। community, उसमें motivating people to do the work। and monitoring, it is controlling and checking to make sure the work is progressing satisfactorily। मैनेजमेंट मेथड एंड टेक्निक्स एंड टूल्स देखें तो मेथड बेस्ड ऑन दी बिहेवियरल साइंस है, लाइक ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, पर्सनल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वांटिटेटिव इनिशिएटिव्स हैं, लाइक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, मॉडल सिस्टम एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस, planning, programming and budgeting system, work sampling, decision making। what is meant for the network analysis? So network is a geographical plan of all the event and activities to be completed in order to reach an end objective। it brings greater discipline in planning, and 2 common types of network techniques are PERT and CPM, PERT and critical path method। Now critical path method is the longest path of the network is called as critical path, and if any activity along the critical path is delayed, the entire project will get delayed। क्रिटिकल पाथ मेथड तो होता है, उसकी दिक्कत होती है, इंटर प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो दिस इज द मैनेजमेंट टेक्निक विच मेक्स पॉसिबल मोर डिटेल्ड प्लानिंग and more comprehensive supervision। and every housewife, for example, who plans for a meal so that each part of the menu is completed at the same time by using this basic test of PERT। the essence of PERT is to construct an arrow diagram बनाना है इसमें एकदम याद से। तो arrow diagram में हमने स्टार्ट किया फ्रॉम प्लानिंग द सर्विस, और मान लो उसमें 4 months लगाया फॉर स्टाफ रिक्रूटमेंट, 2 महीने में हमने इक्विपमेंट ऑर्डर कर दिया। फिर स्टाफ आया तो स्टाफ की ट्रेनिंग दिया 2 महीने तक, और स्टाफ को ट्रेन करने के और ये इक्विपमेंट ऑर्डर किए तो उसको इक्विपमेंट आने में 10 महीने लग गया, और 1 महीने में स्टाफ की ट्रेनिंग दिए हम, और फिर इक्विपमेंट इंस्टॉल कर दिए। इंस्टॉल करने के बाद विदिन 1 month वी स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज। This is the network analysis of PERT। the diagram that represent the logical sequence in which events must take place, and this simple technique provides a basic discipline by which all concerned in the project can know what is expected of them and to minimize any delay or crisis in the implementation of the plan। यूज़ क्या होता है PERT का? इज ए यूजफुल मैनेजमेंट टेक्निक विच कैन बी अप्लाइड इन ग्रेट वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, लाइक इट एड्स इन प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग। इट अलाउज बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इट आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल प्रॉब्लम। इट फर्निशेस continuous, timely and progress report। it forms the solid foundation on which to build an evaluation and checking the system। it is possible with PERT diagram to calculate the time by which each activity must be completed, and just to identify those activities that are critical। these are the uses of PERT program, that is program evaluation and review technique। then next question आता है, what do you understand by the evaluation of the health services and describe the elements of the evaluation study
and discuss the general steps. The evaluation of the health services and is an evaluation study that concerned about the functioning of the health services से concerned है, and it addresses the issue about the quality of medical care and health services, like utilization and coverage, benefit of the community in the times of morbidity reduction and mortality reduction, improvement in the health status in the recipient of care, element of evaluation, the relevance or requisition है, it relates to the appropriateness of the services, whether it is needed at all. Vaccination of the smallpox is now irrelevant. Adequacy क्या है? It implies that sufficient attention has been paid to certain previously determined course of action, like staff allocated to a certain program is inadequate if attention was not paid to the workload. Accessibility, it is the proportion of the given population that can be expected to use a specific facility and services. Barrier of accessibility, it may be physical, economic, or socio-cultural. Physical is distance and travel time, and travel cost and fee charged. Caste barrier and language barriers are there. Acceptability, the services provided may be accessible, but they are not acceptable at all. And male sterilization, screening for rectal cancer. Effectiveness, so the extent to which the underlying problem is prevented or alleviated. Reduction in morbidity and mortality rates. Efficiency में how well the resources are utilized like money, men, material and months जितने लगे. इम्पैक्ट क्या है? Expression of the overall impact of a program, services or institution on health status and socio-economic development, like result of malaria control in India. And what are the general steps of evaluation? तो steps में पहला step है to determine what is to be evaluated, and जो टाइप्स ऑफ इवेल्यूशन अलग अलग चीज़ इवेल्यूट कर देता है. इवेल्यूशन ऑफ दी स्ट्रक्चर करना हो तो उसमें फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, मैन पावर, ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं. अगर प्रोसेस इवेल्यूएट करना है तो उसमें मेडिकल ऑडिट्स करते हैं. आउटकम में 5D ऑफ इल हेल्थ करते हैं, डिजीज़, डिस्कम्फर्ट, डिससेटिस्फैक्शन, डिसेबिलिटी एंड डेथ, ये देखते हैं. फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरियाज किया गया इवेल्यूशन में. तो स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया, अगेन फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट है नहीं. एंड प्रोसेस क्राइटेरिया लाइक 6 ANC देना है टू एवरी मदर. एवरी लैब टेक्नीशियन मस्ट एग्जामिन 100 ब्लड स्मीयर्स. दीज आर द प्रोसेस क्राइटेरिया. एंड देयर कैन बी आउटकम क्राइटेरिया. आउटकम क्राइटेरिया में अल्टरेशन इन पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस, लाइक स्टेटस क्या रहा, क्योर्ड हो गया, डेथ हो गई, डिसेबल्ड हो गया मरीज. बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम दी हेल्थ केयर, लाइक सेटिस्फैक्शन है या डिससेटिस्फैक्शन है. एम बिहेवियर रेजिस्टेंस फ्रॉम एजुकेशनल प्रोसेस, लाइक सीजेशन ऑफ स्मोकिंग किया है, सीजेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ये लिए. दीज आर दी establishment of standard. Then third step is planning of methodology प्लान करेंगे. A format in keeping with the purpose of evaluation must be prepared for gathering information which is desired, and gathering information, data for factors influencing the political factor and structural factor, economic factor, environmental factor and administrative factors are considered. Analysis of results में the analysis and interpretation of data and feedback to all the individuals concerned should
take place within the shortest time feasible. Then taking action. Action designed to support, strengthen, and otherwise modify the services involved. Re-evaluation में evaluation is an ongoing process aimed mainly at rendering the health activities and more reluctant, efficient, and effective. Revolution is there. Then management of hospital and biological waste. तो मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट जो है वेरियस ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल टेक्निक्स हैं, लाइक बायोमेडिकल वेस्ट में लाइक इंसिनरेशन इज देयर एंड इज दी हाई टेम्परेचर में ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं दैट रिड्यूसेस दी ऑर्गेनिक एंड कम्बस्टाइल वेस्ट टू ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक और इनकम्बस्टाइल मैटर में कन्वर्ट कर देगा, रिजल्टिंग इन अ वेरी सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन दी वेस्ट वॉल्यूम एंड वेट, ये रिड्यूस हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज इंसिनरेशन. एंड इंडिकेशन क्या है? वेस्ट दैट कांट बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल, उन सबका इंसिनरेशन करते हैं. तो टाइप क्या होता है? और इंसिनरेशन का एक डबल चैम्बर प्रोफाइलेक्टिक इंसिनरेटर होते हैं, सिंगल चैम्बर फर्नेसेस विथ स्टैटिक ग्रेट होता है एंड रोटेटरी किल्स होती है ऑपरेटिंग एट हाई टेम्परेचर. डबल चैम्बर प्रोफाइलेक्टिक डबल चैम्बर पायरोलिटिक इंसिनरेटर में इन्फेक्शियस हेल्थ वेस्ट जो होते हैं वो करते हैं. सिंगल फर्नेस जो होता है और स्टैटिक जो होता है, इफ़ पायरोलिटिक इंसिनरेटर आर नॉट अफोर्डेबल इशू है तो सिंगल करेंगे. रोटेटरी किल्न जो होती है ये जीनोटॉक्सिक सब्सटेंस एंड हीट रेजिस्टेंट केमिकल होती है, इसमें रोटेटरी किल्न यूज़ करते हैं. देन केमिकल डिसइंफेक्शन, तो केमिकल्स आर एडेड टू वेस्ट टू किल और इनएक्टिवेट द पैथोजन इट कंटेन्स. तो ये जो है लिक्विड वेस्ट के लिए सूटेबल होता है, लाइक ब्लड, यूरिन, स्टूल एंड हॉस्पिटल सीवेज है तो उसमें कुछ केमिकल डाल दिया. एंड सॉलिड वेस्ट में विथ लिमिटेशंस है, लाइक माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स हैं, शार्प्स हैं, उसी में यूज़ हो सकता है. देन देयर इज स्टीम डिसइंफेक्शन या वेट थर्मल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं. एक्सपोजर टू दी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर स्टीम करते हैं, जो शेडेड इन्फेक्शियस वेट्स होते हैं उनको करते हैं. ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट और जो है स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी. नॉन बर्न ड्राई थर्मल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस इन विच इज शेडेड एंड हीटेड इन अ रोटेटिंग ऑगर. एंड इसमें इन्फेक्शियस वेस्ट एंड शार्प्स जो होते हैं ये करते हैं. देन माइक्रोवेव इरेडिएशन. Most microorganisms are destroyed by the action of microwave of a frequency of around 24 से 50 मेगाहर्ट्ज एंड द वेवलेंथ जो है 12 नैनोमीटर. इंडिकेशन जो क्या है वो वाटर कंटामिनेटेड विद दी वेस्ट, तो वाटर का जो कंटामिनेटेड वाटर है उसका माइक्रोवेव रेडिएशन करते हैं. फिर लैंड डिस्पोजेबल, तो म्यूनिसिपैलिटी और मेडिकल अथॉरिटी जेन्युइनली लैक्स मीन्स टू ट्रीट दी वेस्ट बिफोर डिस्पोजल. द यूज़ ऑफ द लैंडफिल हैज़ टू बी रिगार्डेड एज द एक्सेप्टेबल डिस्पोजेबल रूट. इट कैन बी ओपन डम और सेंट्रल लैंडफिल्स. ओपन डम जो होता है नॉन हेल्थ केयर वेस्ट के लिए होता है और हेल्थ केयर वेस्ट को सेंट्रल लैंडफिल्स में डाला जाता है. फिर होता है इनर्टाइजेशन, मिक्सिंग वेस्ट विथ सीमेंट से मिला दो अगर and other substance before disposal in order to minimize the risk of toxic substance contained in the waste migrating into the surface और groundwater में लीच ना हो जाए उसके लिए इनर्टाइजेशन कर देते हैं. बायोमेडिकल वेस्ट हो गया. देन हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट. हॉस्पिटल मैनेजमेंट वेस्ट की सेग्रीगेशन कैटेगरीज होती हैं. अलग अलग कैटेगरी में अलग टाइप ऑफ वेस्ट यूज़ करते हैं, उसको एक अलग टाइप के बैग में कंटेन करते हैं एंड ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल ऑप्शन भी अलग अलग है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी येलो में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड और एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स एंड केमिकल जो है लिक्विड वेस्ट, कंटामिनेटेड लिनिन, बेडिंग, मैट्रेस, माइक्रोबायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजिकल लैब वेस्ट, ये सब चीज़ येलो में डालते हैं.
ह्यूमन एनिमल वेस्ट है, ये नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग में इसको कंटेन करेंगे और ये इंसिनरेटर में जाता है या प्लाज्मा पैरालिसिस या डीप बरियल होता है। एनाटॉमिकल जितने भी वेस्ट हैं ह्यूमन हैं उसकी सॉइल्ड वेस्ट का भी इंसिनरेशन होता है। डिस्कार्डेड मेडिसिन होती है, इसको क्लोरिनेटेड बैग में कंटेनर में डालते हैं, ये भी इंसिनरेट करते हैं 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। केमिकल वेस्ट का भी ये सब क्लोरिनेटेड बैग में, नॉन क्लोरिनेटेड बैग में या फिर कंटेनर में डालते हैं, इंसिनरेट करते हैं, प्लाज्मा पैरालिसिस या कैप्सुलेशन करते हैं। केमिकल लिक्विड वेस्ट है, उसका भी सेम जो है सेपरेट कलेक्शन सिस्टम होता है। लिक्विड है तो सेपरेट एक कलेक्शन सिस्टम रहेगा। प्री ट्रीटमेंट करेंगे बिफोर मिक्सिंग विद दी अदर वेस्ट, लीच वगैरह नॉर्मलाइजेशन कर देंगे या कुछ भी। फिर कंटामिनेटेड लिनेन बेडिंग या मैट्रेस है तो पैकेजिंग मटेरियल होता है इसका, उस पर पैकेज करते हैं। नॉन क्लोरिनेटेड केमिकल डिसइंफेक्शन फॉलोड बाय दी इंसिनरेशन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल या बायोटेक्नोलॉजिकल जो लैब वेस्ट हैं तो उनकी ऑटोक्लेव सेफ प्लास्टिक बैग्स और कंटेनर में करते हैं। प्री ट्रीटमेंट करते हैं इनका विथ नॉन क्लोरिनेटेड केमिकल फॉलोड बाय द इंसिनरेशन। जो रेड होता है कैटेगरी ऑफ डस्टबिन, उसमें कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट डालते हैं। रिसाइक्लेबल में रबड़ ग्लव्स वगैरह, ट्यूबिंग्स, ये सब रेड में जाएगा। नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग में इसको भी डालेंगे, ऑटोक्लेविंग करेंगे फॉलोड बाय शेडिंग एंड म्यूटिलेशन एंड देन रिसाइकिल कर लेंगे इसको। जो वाइट होता है या ट्रांसलूसेंट रखता है, उसमें शार्प वेस्ट इंक्लूडिंग दी मेटल्स वगैरह जाता है। पंक्चर, लीक और टेम्पर प्रूफ कंटेनर होते हैं, उसमें डालते हैं। इसका भी ऑटोक्लेविंग करके, शेडिंग करके, म्यूटिलेशन करके रिसाइकिल कर लेंगे इसको भी। ब्लू जो होता है उसमें ग्लास वेयर्स जाते हैं, मेटेलिक बॉडी प्लांट्स हैं, ये सब जाते हैं ब्लू में। और कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं इसके लिए, एंड डिसइंफेक्शन एंड रिसाइकलिंग कर लिया जाएगा इसका, बॉटल्स वगैरह। ब्लैक जो होता है पांचवा, उसमें तो नॉर्मल नॉन हेल्थ केयर वेस्ट जो डाल सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का? इंडस्ट्रियल में प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इसमें लाइक इंडस्ट्री में डंपिंग कर सकते हैं, कंट्रोल्ड टिपिंग और सैनिटरी लैंडफिल, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग, मैन्योर पेट्स और बरियल। दीज आर दी प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम इंडस्ट्री। ये हो गया कंप्लीट जो है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन वाला पार्ट। नेक्स्ट आगे जो है क्लिनिकल पार्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन का, विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।